नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ तन्वी। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। देहरादून में आईएमए पासिंग आउट परेड आज। सेना को मिलेंगे युवा सैन्य अफसर। थल सेना अध्यक्ष लेंगे परेड की सलामी। उत्तराखंड में 15 आईपीएस अफसरों के तबादले। तृप्ति भट्ट संभालेंगे अपर सचिव गृह की जिम्मेदारी। हाईकोर्ट की सख्ती के बाद उत्तराखंड का हर सरकारी कर्मी देगा संपत्ति का ब्यौरा। 15 दिसंबर तक देनी होगी जानकारी। देहरादून में ड्रोन से अवैध निर्माण और प्लाटिंग पर नजर रखेगा एमडीडीए। फ्लैट फ्लोर विवाद की होगी हाईटेक निगरानी। यूपीसीएल ने नियामक आयोग को भेजा बिजली दरों में 16% बढ़ोतरी का प्रस्ताव। तबादला नीति लागू। क्रिसमस और नए साल के लिए उत्तराखंड में यातायात प्लान जारी। गूगल मैप पर भी रूट डायवर्जन अपडेट करवाएगी पुलिस। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। और अब रुक करते हैं खबरों का। उत्तराखंड हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की चुनाव कार्यकारिणी ने साल 2025-26 के लिए 15 दिसंबर होने जा रहे चुनाव की तैयारियां पूरी कर ली हैं। 15 दिसंबर को होने वाले चुनाव के लिए हाईकोर्ट बार के सभागार में आम सभा आहूत की गई, जिसमें बार एसोसिएशन के अध्यक्ष व महासचिव के उम्मीदवारों ने अधिवक्ताओं के पेशे में होने वाली दिक्कतों का समाधान करने हेतु अपने अपने विचार व्यक्त करते हुए उनके समाधान करने की घोषणा करते हुए अपने पक्ष में वोट देने की अपील की है। जब आपने मुझे पहले महासचिव चुना था साल 2014। समस्याएं यहाँ पर अधिवक्ताओं के लिए बहुत ज़रूरी हैं। असामयिक मौत हमारे कई यंग लॉयर्स की हुई है, उनके लिए कोई भी राहत कोष नहीं है। अगर मुझे चुनते हैं तो सबसे पहले उनके लिए राहत कोष का इंतजाम होगा, जिससे उनके परिवारों को तुरंत आर्थिक सहायता दी जाए। वकालत कोई हमारा पेशा वैसा तो है नहीं, नौकरी तो है नहीं, परिवार के पास कोई पेंशन नहीं होती। पुरानी समस्या अधिवक्ताओं की नहीं बची है। हमने हर समस्याओं का निदान अपने स्तर में हमेशा करा, हमेशा खड़े रहे। आप लोगों ने देखा कि जब भी किसी भी अधिवक्ता के ऊपर या हमारे इंस्टीट्यूशन के ऊपर कोई भी विपत्ति आई तो डीसीएस रावत, जो इस बार के अध्यक्ष पद का उम्मीदवार है और पहले जब अध्यक्ष था, अपनी मजबूती के साथ खड़ा रहा। और मैं सिर्फ अकेले नहीं खड़ा रहा, मेरे साथ इस हाईकोर्ट की पूरी बार खड़ी रही और साथ मिल करके हमने हर संघर्ष को हर मुद्दे का निराकरण। 25 सालों में समस्याएं गिनाने से कुछ नहीं होता। सवाल ये है कि समस्या आज भी अगर बरकरार है तो क्यों है, उसके पीछे क्या कारण है। तो पहले तो वो कारण तलाश कर अपने जितने भी सीनियर्स हैं उनसे मिलकर उनसे ये जानना जरूरी है कि इन समस्याओं का निवारण कैसे होगा, ताकि साल भर बाद ये समस्याएं नई टीम गिना न सके, नया कंटेंडर ये ना गिनाए कि ये समस्याएं 25 सालों से। और अब खबर दरपुर से है, जहां क्षेत्र में चेकिंग कर रही थी पुलिस और इसी दौरान पुलिस को वांछित एवं फरार अपराधी गुरबाज सिंह उर्फ मानू दिखाई दिया। पुलिस की घेराबंदी होते ही आरोपित ने जान मारने की नियत से पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस द्वारा की गई जवाबी फायरिंग में उसके पैर में गोली लगी और उसे मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। बाईपास पर चेकिंग हो रही थी, जिसमें एक संदिग्ध मोटरसाइकिल सवार को रोकने का प्रयास किया गया, किंतु उसके द्वारा तुरंत पुलिस पर फायर कर दिया गया। चेकिंग में तैनात सब इंस्पेक्टर के द्वारा कंट्रोल रूम और प्रभारी निरीक्षक गदरपुर को सूचना दी गई। अन्य थानों से पर्याप्त पुलिस बल बुलाया गया और बैरिया दौलत रोड पर इस व्यक्ति को घेर लिया गया, किंतु गिरफ्तारी से बचने के लिए इस व्यक्ति ने पुलिस पर पुनः फायर किया गया। जवाब में पुलिस के द्वारा भी फायर किया गया, जिससे इसके पैर में गोली लगी। इस घायल व्यक्ति को उपचार हेतु रुद्रपुर जिला अस्पताल में ले आया गया। और अब खबर रामनगर से है, जहां पीएनजी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय रामनगर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने कुमाऊं विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया।
कार्यकर्ताओं ने कुलपति और कुल सचिव के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उनका पुतला दहन किया। परिषद ने आरोप लगाया कि परीक्षा शुल्क में की गई वृद्धि से हजारों छात्रों का भविष्य प्रभावित हो रहा है। छात्र संघ उपाध्यक्ष मनोज पांडे ने बताया कि विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा परीक्षा फॉर्म के विलंब शुल्क को अचानक दोगुना कर दिया गया, जिसके विरोध में परिषद पहले भी महाविद्यालय परिसर में धरना दे चुका है। और अब खबर देहरादून से है, जहां करड़ी सेना के प्रदेश अध्यक्ष शुभम सिंह ठाकुर ने कैंट विधानसभा क्षेत्र में सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने का अभियान शुरू किया। उन्होंने बताया कि प्रदेश में सड़कों की बदहाल स्थिति के कारण लगातार दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं, जिससे जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस स्थिति को देखते हुए उन्होंने अपने निजी खर्चे पर कैंट क्षेत्र की सड़कों की मरम्मत कराने की पहल की है। अभियान को करड़ी सेना के कार्यकर्ताओं का भी व्यापक समर्थन मिला और उन्होंने बढ़ चढ़ कर भागीदारी की। ऋषिकेश क्षेत्र को नो चाइल्ड लेबर जोन बनाना है। इसी के क्रम में पूरे ऋषिकेश क्षेत्र में अभी एक अवेयरनेस प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें डीटीएफ के सारे मेंबरान हैं। इसमें हमारे आईसीडीएस से हैं, डीपीओ साहिबा हैं, आसरा ट्रस्ट है और बचपन बचाओ आंदोलन की टीम से भी आए हैं और विभाग इसको लीड कर रहा है। इसका उद्देश्य यह है कि पहले नागरिकों को और दुकानदारों को, प्रतिष्ठान स्वामियों को ये बताया जाए कि चाइल्ड लेबर को निषेध करना है और आने वाले कुछ महीनों के अंदर ही हमें ऋषिकेश को पूरा बाल श्रम मुक्त करना है। तो उसके तहत जो हम एक जन जागरूकता अभियान भी कर रहे हैं और जागरूकता अभियान के उपरांत जो है हमारे निरीक्षण की भी कार्रवाइयां रहेंगी और प्रयास ये रहेगा कि अधिकांश लोग जो है इसके बारे में, अधिनियम के बारे में जाने और कोई अगर ऐसी शिकायत प्राप्त होती है तो 1098 या श्रम विभाग में कोई भी लिखित शिकायत देकर या टेलीफोनिकली भी शिकायत देकर बाल श्रम के उन्मूलन में हमें आम नागरिक को सहयोग दे सकते हैं। और अब खबर ऋषिकेश से है, जहां क्षेत्र को बाल श्रम मुक्त बनाने की कवायद तेज हो गई है। श्रम विभाग ने सहयोगी संस्थाओं के साथ मिलकर बाजार में जन जागरूकता अभियान चलाया। इस दौरान अधिकारियों ने व्यापारियों को अपने प्रतिष्ठानों पर 18 साल से कम उम्र के बच्चों को काम पर नहीं रखने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने बताया कि बाल श्रम करना कानूनी अपराध है, पकड़े जाने पर इसमें जुर्माना और सजा दोनों का प्रावधान है। और अब खबर पौड़ी से है, जहां चौबट्टा खाल विधानसभा क्षेत्र के पोखड़ा ब्लॉक के अंतर्गत बीड़ा मल्ली में 34 साल बाद निरंकार भगवान की पूजा का भव्य आयोजन किया गया। ये आयोजन आस्था और एकता का अद्भुत संगम बना, जिसमें हजारों ग्रामीणों ने साथ मिलकर यहां से विवाहित होकर ससुराल गई बेटियां भी शामिल हुई, जिन्हें दिशा ध्याड़ी के रूप में पूजा जाता है। उत्तराखंड में निरंकार भगवान की पूजा विष्णु रूप में की जाती है। पोखड़ा ब्लॉक प्रमुख संजय गुस्साई ने बताया कि इस बार मंदिर समिति ने बलि प्रथा को रोकने का सर्वसम्मत निर्णय लिया, जिसकी सभी श्रद्धालुओं ने सराहना की है। और अब खबर देहरादून से है, जहां शराब के नशे में सरेराह हुड़दंग करते 3 युवकों को पुलिस ने हिरासत में लिया। दून पुलिस ने आराघर क्षेत्र में शराब के नशे में सड़क पर हंगामा कर रहे 3 युवकों को हिरासत में लिया है। सूचना मिलते ही चौकी आराघर की पुलिस टीम मौके पर पहुंची और अमित, मोनू और मोहित, जो हरियाणा के रहने वाले हैं, उनको काबू कर थाने ले गई। एसएसपी के निर्देशों के तहत सार्वजनिक स्थानों पर हुड़दंग करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई लगातार जारी है। इस बार हमारे पास जो ये जिला पंचायत राज अधिकारी का पत्र एक आया था, जिसमें पूर्व से ही 2 बार की जांच कुछ अधिकारियों ने की है उनके, जिसमें यह साबित हुआ कि इन्होंने जो गांव में निर्माण कार्य होते हैं उसमें कुछ गबन किया है पैसों का। तो ये साबित हुआ था, तो उसी के बेस पे जो जांच रिपोर्ट थी, तो हमने जो यहाँ पर दोनों पक्षों को मौका दिया और उसके बाद एक निर्णय पे पहुंचे, इसमें आदेश कर दिया गया है कि वो जो प्रधान है वो अनर्ह घोषित किए गए। और अब खबर लक्सर से है, जहां विकास खंड के अंतर्गत पड़ने वाली ग्राम पंचायतों में लगातार भ्रष्टाचार और गबन के मामले सामने आ रहे हैं। ग्राम प्रधान तैयबा के ऊपर सर्व मौसम सड़क निर्माण एवं सिंचाई पाइपलाइन आदि योजनाओं में भ्रष्टाचार किए
की पुष्टि हुई है। भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाने पर प्रशासन ने एक्शन लिया। एसडीएम सौरभ असवाल ने बताया कि ग्राम पर पंचायत की विकास योजनाओं में ग्राम प्रधान द्वारा सरकारी धन का गबन किए जाने की शिकायत गई थी, जिस पर जिला विकास अधिकारी द्वारा अपनी जांच रिपोर्ट में आरोपों की पुष्टि की है। और अब खबर देहरादून से है, जहां परेड ग्राउंड में आयोजित 7 दिवसीय स्वदेशी महोत्सव एवं उत्तराखंड विकास प्रदर्शनी के चौथे दिन उद्यमी युवा सम्मेलन एवं सम्मान समारोह संपन्न हुआ। मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री सुबोध ने कहा कि नए भारत के निर्माण में स्वदेशी भाव और स्थानीय उद्यमिता के साथ उत्तराखंड तेजी से आगे बढ़ रहा है। कार्यक्रम में आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान के तहत विभिन्न कॉलेजों और स्कूलों के कई प्रतिभावान युवाओं को सम्मानित किया गया। और अब आगे बढ़ते खबरों में, प्रदेश में मानव वन्यजीव संघर्ष थमने का नाम नहीं ले रहा है। दिन प्रतिदिन जंगली जानवर द्वारा रिहायशी इलाकों में लोगों व पालतू पशुओं पर हमले किए जाने का प्रकरण निरंतर जारी है। शासन प्रशासन भी लगातार तमाम विषयों को लेकर संवेदनशील है। आपको बता दें कि वन विभाग के अनुसार प्रदेश में साल 2000 से लेकर अब तक 1264 लोगों की जान वन्य जीवों के हमले के कारण गई है और 6519 लोग घायल व प्रभावित हुए हैं, जो काफी चिंताजनक व भयावह भी मालूम पड़ता दिखाई दे रहा है। हालांकि वन विभाग द्वारा कई पिंजरे बाड़े जंगली जानवरों से बचने के लिए जगह जगह लगाए गए हैं। शार्प शूटरों को भी कई जगह तैनात किया गया है। सोशल मीडिया और एक टोल फ्री नंबर के माध्यम से किसी भी जंगली जानवर के दिखाई पड़ने पर सूचित करने के लिए सुचारू कर दिया गया है। ये देखिए। प्रदेश में मानव और वन्य जीव संघर्ष कम होने का नाम नहीं ले रहा है। धामी सरकार इस संघर्ष को खत्म करने के लिए एड़ी चोटी का लगा रही है। अब तो जिसकी चर्चा लोकसभा से लेकर राज्यसभा तक हो चुकी है, लेकिन कुल मिलाकर सरकार के हाथ खाली है। वहीं सीएम धामी ने भी कल सचिवालय में कई घंटों वन विभाग के मंत्री सहित अधिकारियों से गहनता से बैठक की। समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि मानव वन्यजीव संघर्ष को खत्म करने के लिए वन विभाग के साथ ही शासन प्रशासन के स्तर पर भी प्रभावी प्रयास किए जाएं। ये सुनिश्चित किया जाए कि मानव वन्यजीव संघर्ष की घटना की सूचना मिलने के 30 मिनट के अंदर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंच जाए। इसके लिए संबंधित डीएफओ और रेंजर की जिम्मेदारी तय की जाए। प्रभावितों को आर्थिक सहायता तत्काल उपलब्ध कराई जाए। किसी भी कीमत पर जान माल की क्षति नहीं होनी चाहिए। उसके लिए हमने वन विभाग, अन्य विभाग, जिले के अधिकारी, उन सभी को कहा है कि समन्वय बनाकर निगरानी करें और लोगों को बीच में जाकर उनकी हर प्रकार से सुरक्षा हो, उसकी व्यवस्था को संपन्न करने का काम सभी विभाग और जिला एडमिनिस्ट्रेशन मिलकर इसको आगे बढ़ाएंगे। और विशेषकर जो हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग हैं, डीएफओ हैं, उनके एसडीओ हैं, रेंजर हैं, उनका सबका उत्तरदायित्व फिक्स किया जा रहा है। पहले से जो है इस प्रकार निर्देश हो गए हैं और जो भी हमलों में घायल हो रहे हैं या घायल हुए हैं, उन सभी का जो समुचित इलाज है, पूरा इलाज है, वो सरकार की तरफ से कराया जाएगा। उसका पहले से ही हमने प्रावधान कर दिया है। कुछ समय से, पिछले कुछ समय तक आप देखेंगे तो भालू की प्रवृत्ति और गुलदार के हमले में जिस तरह से वन्यजीव मानव संघर्ष की घटनाएं बढ़ी, इसी को लेकर समीक्षा बैठक थी कि किस तरह से इसको और प्रभावी ढंग से इस पर अंकुश लगाया जा सके, उसके लिए क्या किया जाना चाहिए, इसको लेकर के बैठक भी है जिसमें विभाग के प्रमुख सचिव, अपर सचिव, हॉफ, मैं और मुख्यमंत्री जी सब लोग इस पे और कमिश्नर कुमाऊं जिस पर तो पूछो, वो भी वहाँ छोड़ने को तैयार है। आपने पहाड़ों में जाकर भालू छोड़ दिए, पहाड़ में जीना दुर्लभ कर दिया आपने। किस तरह से पहाड़ में लोग रहेंगे? आपको इससे पीड़ा नहीं होती? सिर्फ चुनाव की आपको पीड़ा है कि आपको 2027 में चुनाव जीतना है, वहां जाकर आप लोग लेकर यहाँ आएंगे। पर जो लोग यहाँ बचे हैं, चुनाव के अलावा भी बहुत कुछ है, भाजपा वालों को समझना चाहिए। चुनाव सब कुछ नहीं होते हैं। आप जनप्रतिनिधि हैं, जनता का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आज त्रस्त है, आज पहाड़ों के अंदर इस समय लॉकडाउन जैसी स्थिति बनी हुई है। जनता जो है अपने वहां के बच्चे जो है अपने घरों में कैद हो रखे हैं, ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है। तो किस तरह का माहौल पहाड़ों में है, उसकी पहले चिंता करनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को।
देखो चुनाव आएंगे चले जाएंगे, कोई जीतेगा कोई हारेगा, सब लगा हुआ धंधा है, पर जिस जनता ने आपको चुना आप उस जनता के लिए क्या कर रहे हैं। पौड़ी जनपद के गजल्ड गांव में पिछले कई दिनों से दहशत का माहौल बनाए आदमखोर गुलदार को आखिरकार ढेर कर दिया गया। वहीं गढ़वाल डीएफओ अभिमन्यु ने बताया कि विभागीय टीम पिछले कई दिनों से लगातार गुलदार को ट्रैक कर रही थी। कल देर शाम विभागीय और प्राइवेट शिकारियों की संयुक्त टीम ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। आखिरकार उस गुलदार को मार गिराया गया। लगातार वन्य जीव और मानव में टकराव की स्थिति देखने को मिल रही है। कुल मिलाकर नुकसान दोनों तरफ हो रहा है। अब तो विपक्ष के पास भी ये मुद्दा सरकार को चेताने के लिए काफी है। लगातार प्रदेश भर में सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी जारी है, लेकिन इस समस्या से निपटने का इलाज किसी के पास नहीं है। जिसके क्रम में वहाँ पे हमारे द्वारा पिंडा स्थापित किया गया था, मचान स्थापित किया गया था, वहाँ पे प्रेशर इंप्रेशन पैड लगाए गए थे और कैमरा ट्रैप के माध्यम से उसको मॉनिटर किया जा रहा था। साथ ही इसमें ट्रैंकुलाइजिंग टीम और विभागीय गश्ती दल भी इसमें तैनात किया गया था और इसमें 2 विभागीय शूटर हमारे द्वारा तैनात किए गए थे। उनके द्वारा विभिन्न तरह से जो है गुलदार को चिन्हीकरण करने और उसको ट्रैप करने के प्रयास किए गए। काफ़ी समय बीतने के बाद भी गुलदार को पकड़ना या ट्रैंकुलाइज संभव न होने के कारण इसमें 2 विशेषज्ञ शूटर को जो है विभागीय अनुमति के पश्चात इसको सम्मिलित किया गया हमारी विभागीय टीम के साथ। दिन गए, महीने गए, लेकिन उत्तराखंड की स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है। जंगली जानवरों के हमलों में लगातार तेजी से इजाफा हो रहा है, पर सरकार है कि इन दिन तारीख महीनों के जाने के बाद भी सोई की सोई हुई है। मैंने बाघ और जंगली जानवरों के हमलों से लोगों की रक्षा के लिए सांकेतिक रूप में एक नकली बंदूक क्या उठाई। हमारे राजनीतिक विरोधी, और मैं तो ये समझूंगा कि विवेकहीन लोग, राजनीतिक विरोधी तो होते हैं लेकिन उनमें भी कुछ विवेकहीन लोग ऐसे बिलबिला कर बाहर उठे कि जैसे उन्होंने वास्तविक रूप में मुझे, जो तो फेसबुक में तो उन्होंने कहा ही, लेकिन वास्तविक रूप में भी वो मुझे किसी आतंकवादी संगठन का हेड समझने लगे। आवश्यकता ये थी कि वो अपनी सरकार को आईना दिखाते, इस सरकार को आईना दिखाते, लेकिन राजनीतिक उनकी दूरदर्शिता इतनी कमजोर थी कि वो मुझे ही कटघरे में खड़ा करने लगे। वनों का घनत्व तो ज्यादा है, जहाँ पर वन्य जीव मानव घटनाएं ज्यादा हो रही है वहाँ पर सरकार ऐसे उपकरण लगा रही कि जिससे उनकी आवाजाही का पता लग रहा, जैसे सीसीटीवी कैमरे हैं या अन्य चीजें हैं। कुछ अलार्मिंग पॉइंट जैसे ऐसे बनाने का सरकार का अपना विचार है और वन मंत्रालय इसमें मंथन भी कर रहा है। माननीय वन मंत्री जी ने भी इसमें बैठक की है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने वन महकमे को निर्देशित भी किया है इस संबंध में, और कोशिश की जाएगी कि जहां पर वन्य जीवों की आवाजाही ज्यादा है वहां पर सरकार की तरफ से सार्थक कदम उठाए जाएंगे। वहां पर चौकीदारों की नियुक्ति करने की बात भी है। कुल मिलाकर मानव वन्यजीव संघर्ष लगातार बढ़ रहा है, जो कि चिंता का विषय है। वहीं अब पहाड़ों के बाद मैदानी क्षेत्रों में भी लगातार जंगली जानवरों का आतंक देखने को मिल रहा है। अब सवाल यह है कि राज्य सरकार ने भी बढ़ते मानव वन्यजीव संघर्ष को लेकर अपने हाथ खड़े कर लिए हैं। ऐसे में पहाड़ की भौगोलिक परिस्थितियों से गुजर रहे ग्रामीण क्या ऐसे ही मानव वन्यजीव संघर्ष करते रहेंगे? क्या सरकार मुआवजे को ही इसका समाधान मान रही है या सरकार और प्रशासनिक तंत्र मूक दर्शक बने रहेंगे? इसका जवाब शायद अभी तक किसी के पास नहीं है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और अब खबर कोटद्वार से है, जहां उत्तराखंड में हिंसक हो चले जंगली जानवरों के हमलों में इंसानों की लगातार हो रही मौतों पर विधानसभा अध्यक्ष ऋतुभूषण खंडूड़ी ने गहरी चिंता व्यक्त की है। कोटद्वार में मीडिया द्वारा पूछे गए एक सवाल के जवाब में विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि ये बहुत चिंता का विषय है कि इस साल जंगली जानवरों के हमलों में बेतहाशा वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि संघर्ष को कैसे रोका जाए, इसको लेकर राज्य सरकार को तत्काल बड़े कदम उठाने चाहिए। भाई बहनों को, बच्चों को परेशानी हो रही है, जानवरों को लेकर परेशानी हो रही है। इस पे हम लोगों को सख्त कार्रवाई भी करनी चाहिए, एक पॉलिसीज भी होनी चाहिए जहां हम ये देखें कि ये जो हो रहा है अचानक इस बार बहुत ज़्यादा हो रहा है, ये क्या कारण है जो इसका ये हो रहा है और किस तरह से इसे रोका जाए, थामा जाए। बिकॉज ह्यूमन लाइफ बहुत प्रेशियस है और हम लोगों को सबको इस बात की चिंता भी है और करनी भी चाहिए कि ऐसी चीज़ें ना हो, किस तरह से इसकी रोकथाम हो। अब जो जानवर है उन्हें जंगलों में ही कैसे रखा जाए इसकी।
और अब खबर देहरादून से है, जहां अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस पर दून पुस्तकालय एवं शोध केंद्र में महिला उत्तरजन सोसाइटी के सहयोग से स्मृति हिंसा का सच बनाम स्त्री समानता का कठिन स्वप्न विषय पर संगोष्ठी आयोजित हुई। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर वीना बाना ने की, जबकि मुख्य अतिथि प्रोफेसर रचना नौटियाल रहीं। मुख्य वक्ताओं में डॉक्टर हिमांशु बौड़ियाई और पीसीएस अधिकारी रामेंद्री शामिल थीं। खबर उत्तरकाशी से है, जहां सेंट मरीज स्कूल पौटी बड़कोट में वार्षिकोत्सव बड़े उत्साह और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में स्कूल के नौनिहाली रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से सभी अतिथियों और अभिभावकों का मन मोह लिया। बच्चों ने गढ़वाली, कुमाऊनी, पंजाबी और हिमाचली लोक संस्कृति पर आधारित आकर्षक नृत्य प्रस्तुत किए। साथ ही जन जागरूकता आधारित एकांकी नाटक की प्रभावशाली प्रस्तुतियों ने दर्शकों को खूब प्रभावित किया। एनुअल डे के अंतर्गत आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को मंच से पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे उपजिलाधिकारी ब्रजेश कुमार तिवारी ने विद्यालय के बच्चों की प्रतिभा और प्रगति की सराहना करते हुए उन्हें उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी हैं। मेरी वार्षिकोत्सव है। हर साल हम वार्षिकोत्सव मनाते हैं और इस साल भी उसी हम वार्षिकोत्सव मना रहे हैं। और हमारा जो थीम था वो स्वप्न शिल्पी या सपनों का शिल्पकार, ड्रीम मेकर्स था, क्योंकि हमारे समाज में बहुत सारे लोग सपने देखते हैं और माता पिता, बच्चे, शिक्षक, अभिभावकगण सभी इन बच्चों के सपनों को साकार करते हैं। स्कूल का आज एनुअल डे सेलिब्रेशन डे था और मैंने भी यहाँ पे पार्टिसिपेट किया और सभी अभिभावक यहाँ पे थे। और स्कूल प्रबंधन को मैं बहुत ही बधाइयाँ देना चाहूँगा कि इतना शानदार और इतना अच्छा कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किया गया। सभी बच्चों ने एनुअल डे सेलिब्रेशन में बहुत ही बढ़ चढ़ के भाग लिया है और इस एनुअल डे की जो एक्टिविटीज हैं ये कहीं ना कहीं प्रदर्शित करती है कि इस स्कूल के माध्यम से सिर्फ बच्चों का ज्ञानवर्धन ही नहीं, उनके जो अंदर के जो हिडन टैलेंट है उनको शोकेस करने का और प्रदर्शित करने का एक मौका मिलता है। तो स्कूल प्रबंधन इसके लिए बहुत बहुत बधाई का पात्र है और जो बच्चों के व्यक्तित्व में और उनको मूल्य जो उनमें सृजित करने में एक महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।